दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले झारखंड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। हम लोग जो है क्वेश्चन कवर करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के, कुछ साइंस टेक के और कुछ जो है पर्यावरण के। कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे कि लेटेस्ट जो है कौन से ग्रह का, कौन से प्लैनेट का जो चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मून। 30x30 टारगेट जो है इसका संबंध, मतलब ये टारगेट कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, किस सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तो पंचवर्षीय योजना, आप जानते ही हैं कि पंचवर्षीय योजना भले खत्म हो चुका है लेकिन उसका भारत के विकास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन यादव बनता ही बनता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, जो कि डीपी धर मॉडल पे बेस्ड थी। लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है वो कौन निर्धारित करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। 2022-23 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बन गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि ओवरऑल अथॉरिटी है पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके, इसका गठन जो है वो किस अधिनियम से हुआ था, ठीक है। किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुआ था, इसके थ्रू किसके यूज को जो है एकदम ना के बराबर कर देना है। तो ये तो ट्रेलर है दोस्तों, हम देखेंगे कि अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए मैंने यहाँ आंसर पहले टिक किया नहीं है ताकि आप भी जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। EEG टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, हृदय के लिए, हार्ट, ब्रेन, मस्तिष्क, लंग या किडनी। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, EEG और ECG। जो ECG टेस्ट है वो तो दोस्तों हार्ट के लिए है, लेकिन EEG जो टेस्ट है ये ब्रेन के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक कचरे को किस कन्वेंशन में जोड़ दिया गया है। आप जानते ही हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग कन्वेंशन है। तो जो कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके लिए भी आपका बेसल है, स्टॉकहोम है, रॉटरडैम है, ठीक है, वियना तो नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या, अलग अलग टाइप के कचरे के लिए या जो केमिकल चीज़ों के लिए अलग अलग कन्वेंशन है। यहाँ बात कर रहा है प्लास्टिक कचरे के लिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यारों, सही जवाब हो जाएगा आपका बेसल कन्वेंशन। और बाकी भी आपको जो भी ऑप्शन में दिया गया है, बेसल, स्टॉकहोम, रॉटरडैम, वियना, ये स्टडी भी करना है यारों कि आखिर स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन में क्या है, वियना में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, ये कब बना था दोस्तों, 1946 में, 1945 में, 1947 में, 1948 में। और विश्व में जब व्हेलिंग का बहुत, मतलब व्हेल्स का बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा था तो इसको बनाया गया, और इससे जो है काफ़ी हद तक जो है व्हेल का शिकार रुका भी है, और इंडिया भी इसका सदस्य है यारों। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए ये 2 स्टेटमेंट लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि UNFCCC में जो आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज का टारगेट था उसको अपडेट किया गया है, और भारत ने भी अपने टारगेट को अपडेट किया गया। तो वहाँ से जो है 2 स्टेटमेंट है कि इंडिया 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रोड्यूस करता है उसका 50% जो है, ठीक है, वो आपका मतलब इंडिया जो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है 2030 तक वो 50% नवीकरणीय ऊर्जा से करेगा, मतलब सोलर, विंड, ठीक है, ये सब से। और दूसरा जो है कि इंडिया 45% जो है वो ग्रीन हाउस गैस कम करेगा, उत्सर्जन। तो आपको बताना क्या सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, मतलब तीसरा में तो दोनों है और चौथा में नाइदर है। तो दोस्तों पंच अमृत, ठीक है, कोप 26 जो आपका यूके में हुआ था, उसके बाद पंच अमृत काफ़ी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट चला, उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, पीटी में भी काम आएगा,
साथ ही साथ मेंस में भी काम आएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है यारो सही है, और इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पहला है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। दूसरा है 2019 के कंपैरिजन में 2021 में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो बढ़ा है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। हर 2 साल पे जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए 2019 के कंपैरिजन में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्स्ट बढ़ा है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या सही नहीं है। तो पहला वाला है ये गलत है। पश्चिम बंगाल सुंदरबन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है यारो। मैंग्रोव जो है ये तटीय इलाकों में पाया जाता है, समुद्र के किनारे, और ये जो है इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अगर क्वेश्चन यही पूछता कि 2019 के कंपैरिजन में कहाँ मैंग्रोव सबसे ज़्यादा बड़ा है, तब जवाब उड़ीसा होता, लेकिन यहाँ पे पूछा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, वही आपका सुंदरबन का इलाका। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट से जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग भी जो है यहाँ पे पर्यावरण से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। साइट्स, ठीक है, जो कि जानवरों के इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए है, और 2022 में जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसके 50 साल भी पूरे हुए हैं। 1973 जो हम लोग ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं ना, विश्व वन्य जीव दिवस 5 मार्च को, वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन जो है साइट्स जो है वो साइन हुआ था। तो इसको किस नाम से जानते हैं यारो? ए बॉन कन्वेंशन, बी वाशिंगटन कन्वेंशन, सी वियना कन्वेंशन, या डी नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन कन्वेंशन, क्योंकि ये वाशिंगटन में हुआ था। इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि 5 मार्च को मनाते हैं, वो किसके वजह से मनाते हैं? तो वही साइट साइन हुआ था। साथ ही साथ 2022 में जो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है कि कौन से जानवर को आप मार सकते हैं, किसको नहीं मार सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया इसी को लागू करने के लिए, साइट्स को। आगे एक विवादित प्रश्न है, ठीक है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि मतलब आप सोर्सेज देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग चीज़ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसका ओवरऑल मतलब जो आप जानते हैं कि इंडिया में 75% जो है बाघ पाए जाते हैं विश्व के, और उनके प्रजाति को बचाने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। तो आपसे पूछा गया कि कब बना था ये? 2003, 2005, 2006, 2007। और इसमें आधे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए 2005 में, आधे कंफ्यूज हो गए 2006 में, क्योंकि आपको गूगल पे भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन काफ़ी जो आप ऑथेंटिक सोर्स देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि दिसंबर 2005 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसी में संशोधन करके जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इसका मकसद है कि जितने भी टाइगर रिजर्व चलते हैं उनको मैनेज करना, प्लस बाघों से संबंधित जो भी एक्शन है वो प्लान ये तैयार करता है, NTCA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मोर देन 50 टाइगर रिजर्व हो गए हैं इंडिया में, तो यहाँ पे आपको जो दिया है नाम और स्टेट दिए हैं, ठीक है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो गया, उसके बाद नामधापा हो गया, सिमलीपाल हो गया, नागरहोल हो गया, ठीक है। और स्टेट में क्या है आपका? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सिमलीपाल है ये तो बहुत फेमस है, उड़ीसा का है, अपने झारखंड के पास, मतलब नेबरिंग आपका राज्य है उड़ीसा। नामधापा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, बी का 4 हो जाएगा। नागरहोल जो है वो कर्नाटक का है,
और जो गुरु घासीदास है ये छत्तीसगढ़ का है यारों। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें, ठीक है, राज्य में, तो आप कमेंट करके बताइए कि लेटेस्ट जो मतलब बाघों का भी सर्वेक्षण होता है ना, उसके अनुसार कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है वो टाइगर है। अब पर्यावरण से ही एक बहुत बढ़िया सवाल कि आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, ये कब मनाते हैं। देखिए, पर्यावरण दिवस हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा वाला चीज़ है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो है, जैसे वाइल्ड लाइफ डे हो गया, है ना, ओजोन प्रोटेक्शन डे हो गया, आर्द्र भूमि दिवस हो गया, ये सब भी जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 3 मार्च, 2 फरवरी, 5 जून या 16 सितंबर। तो जैसे बताया ना कि पर्यावरण में भी अलग अलग चीज़ों के लिए या तो प्रोटोकॉल है या तो कन्वेंशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 फरवरी। और कौन सा कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, जो कि आर्द्र भूमि को बचाने के लिए है। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी 5 ईयर प्लान है जो कि डीपी धर मॉडल पे आधारित है। 2nd 5 ईयर प्लान, 3rd 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान या 5th 5 ईयर प्लान। 2017 में जाके दोस्तों, मतलब जो सिलसिला 1951 में स्टार्ट हुआ, तो 2017 में जाके जो है 12वीं 12th 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीट हुआ। और देश के विकास में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। 7 to 10 जेपीएससी में तो सीधे एक 40 नंबर का सवाल जो है पूछ लिया गया था 5 ईयर प्लान पे, तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी, और ऐसे भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें फोकस जो है वो कृषि सेक्टर पे था और वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। जो 2nd 5 ईयर प्लान है उसमें इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था, तो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड रहा। तो वैसे ही जो डीपी धर मॉडल है, ये जो है ये 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, ठीक है, उसका संबंध है वो डीपी धर मॉडल। और इसी टाइम जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम और गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। कौन सा 5 ईयर प्लान है यारों, ठीक है, जो कि जॉन मिलर मॉडल पे बेस्ड है, 7th 8th 9th 10th। देखिए, जो हैरोल्ड डॉमर हो गया, बहुतों ने सुना होगा, पीसी महालनोबिस बहुतों ने सुना होगा, डीपी धर कुछ ने सुना होगा, जॉन मिलर बहुत कम सुने हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, 7th 8th 9th या 10th। तो देखिए, जो आपका जैसे भारत जो है आज़ादी के बाद क्या अडॉप्ट किया कि हम विदेशी व्यापार उतना नहीं करेंगे, क्योंकि अपने जो इंडस्ट्री हैं अभी मतलब विकास होना स्टार्ट ही किए हैं, तो हम लोग क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, अपनाएं। मैक्सिमम फोकस जो है वो सरकारी कंपनियों पे रखें, प्राइवेट सेक्टर को भी उतना बढ़ावा नहीं दिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि 1990 आते आते, 85 के बाद ये हालत ख़राब हो गया था, 1990 आते आते भुगतान संतुलन का प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हम लोग 85% अपना एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, 65% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस, सॉरी एलपीजी नहीं, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, तो उस समय तो लगभग 90% होगा। तो इस वजह से जो है फिर अब आपका एलपीजी है ना, 1992 से जो है एलपीजी मतलब स्टार्ट किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो जो ये जॉन मिलर मॉडल प्रोग्राम है ये उसी से संबंधित है यारों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8। 5 ईयर प्लान दोस्तों पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जैसे कि जैव मंडल, बायोस्फीयर दिया हुआ है और आपको स्टेट दिया है, आपको मैच करना है। तो बायोस्फीयर में क्या क्या है, नॉकरेक, डिब्रू सेखोवा, दिहांग दिबांग, पचमढ़ी, और राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, एमपी। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उसके बाद जो है
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो थोड़ा कम पूछता है, लेकिन आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये सब पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो नोकरेक जो है दोस्तों मेघालय में है, डिब्रू सेखोवा जो है ये आपका असम में है, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और जो पचमढ़ी है वो एमपी में है। कंपटीशन टफ है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे यारों। तो पसंद हो चाहे नहीं हो, करना ही करना है। अगेन एक और बहुत अच्छा सवाल पंचवर्षीय योजना से कि जो गडगिल फॉर्मूला है, गडगिल योजना, ये किस 5 ईयर प्लान में आया था? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डॉमर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान डीपी धर मॉडल। उसी तरह जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो है रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ऐसे तो फाइनेंस कमीशन का है ही, इसके अलावा भी जो है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन कैसे होगा, उसके लिए गडगिल ने एक प्लान बनाया था, उसको गडगिल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे किस पंचवर्षीय योजना में, मतलब हमको लगता है 68 में आया था, ठीक है, में जो फोकस रहा वो मानव संसाधन विकास का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रहा। 7th, 8th, 9th और 10th। तो जो अभी हमने पढ़ा था जॉन मिलर मॉडल, भुगतान संतुलन की जो समस्या हो गई इंडिया में 1990 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके बाद भारत ने अपने इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग किया, काफ़ी बदलाव किए गए और फोकस जो है एचआरडी पे भी मतलब रहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 3 बार मतलब ब्रेक लिया गया है अलग अलग रीजन के। पहले तो जो है पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत में फूड सिक्योरिटी की समस्या हो गई, ठीक है, तो उसके वजह से जो है आपको प्लान हॉलीडे, जो 5 ईयर प्लान है उसको रोक दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं योजना अवकाश। फिर बाद में जो है जो जनता पार्टी गवर्नमेंट जो प्लान लेके आई थी वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो पहले जो जनता पार्टी मतलब होता है ना कि एंटी दोनों में है, तो पहले जो इंदिरा गांधी लेके आए उसको हटा दिए जनता पार्टी वालों ने, तो आपका जो है रोलिंग प्लान। और फिर जब भुगतान संतुलन हो गया, दिक्कत हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया 1990 में, तो 1990 से लेकर 92 जो लास्ट फेज था वो आपका एनुअल प्लान, वार्षिक योजना। तो 3 बार जो है गैप रखा गया है, ब्रेक लिया गया है अपने 12th 5 ईयर प्लान में। तो उसमें ध्यान ये रखना है, पहला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 की बताइए योजना अवकाश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध लग गया, फिर नेहरू जी का डेथ हो गया, फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए 1966 से 69 जो है 3 साल का ब्रेक लिया गया, योजना अवकाश, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जो है जबरदस्ती का जो है इमरजेंसी आपातकाल लगा दी थी, और फिर क्योंकि उनको डर था कि उनका गवर्नमेंट गिर सकता है, तो जो भी उनके अपोजिशन में थे सबको जो है जेल में डाल दिया गया। और उस समय एक बूढ़े शेर ने, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला के रख दिया था, ठीक है। और फिर उनके सपोर्ट से जो है जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, मोरारजी देसाई। लेकिन वही है कि वो बहुत से दल को मिला के बना था, हम पीएम बनेंगे तो हम पीएम बनेंगे, उसी में फाइट हो गया और फिर सरकार गिर गई। तो रोलिंग प्लान जो है ये कब आया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978 से 1980 तक। तो योजना अवकाश 1966 से 69, रोलिंग प्लान 1978 से 80 और फिर एनुअल प्लान वार्षिक योजना जो है 1990 से 1992। ध्यान में रखना है। अब नई शिक्षा नीति जो कि लागू हो चुकी है और बहुत से स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं, ये किसके रिकमेंडेशन पे आई है? जी माधवन कमेटी, के कस्तूरीरंगन कमेटी, एस विश्वनाथ, के केलप्पन। इसमें फोकस जो है
डिजिटल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, और भी जो है टीचर रेशियो को बढ़ाना है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक है, बहुत से प्रॉस हैं और कुछ कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है यारों। पहला जो है 1968 में, दूसरा जो है 1986 में, और तीसरा जो है 2020 में। तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसमें टारगेट क्या रखा गया है कि 2030 तक शिक्षा पे कितना खर्च करना है, 6% जीडीपी का। और ताजुब की बात क्या है कि जो कोठारी कमीशन 1964 में बनी थी, उसने भी यही टारगेट रखा था। देखिए, शिक्षा, हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य, ये सब पे हम लोग बाकी देश के कंपैरिजन में, जो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कम खर्च करते हैं। और यही रीजन है कि लोगों में उतनी जागरूकता की कमी है, इतना ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये जो है नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पे है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से लिया गया है। एसपीटी में कितने काश्तकार है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ठीक है, सीएनटी एसपीटी से हालांकि झारखंड सचिवालय और सीडीपीओ में क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए, ये मेनली जो है जेपीएससी के लिए है। तो जहां छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में काश्तकार जो हैं आपके 4 हैं, लेकिन जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जो कि संथाल परगना के 6 जिलों में लागू होता है, उसमें काश्तकार जो है वो आपके 3 ही हैं। कौन कौन से? ग्राम प्रधान, विलेज हेड, उसके बाद जो है ग्राम प्रधान है, उसके बाद मूल रैयत है, और भूधारक है, मतलब टेन्योर होल्डर, विलेज हेडमैन और मूल रैयत। 3 जो है काश्तकार एसपीटी में है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एसपीटी में कितने रैयत है? ठीक है, तो रैयत जो है ऑप्शन आपको क्या दिया है? 2, 3, 4, 5। तो इसके रैयत जो है बहुत अजीब गरीब है, मतलब एक ऐसा रैयत जो उसी गांव में रहता है और उसका ज़मीन भी, जैसे कि हम बोकारो में रहते हैं, मेरा ज़मीन भी जो है बोकारो में है। ठीक है, तो हम हो गए रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, निवासी जमाबंदी रैयत। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है सोनू, उसका ज़मीन यहाँ पे है, वो रहता है अपने ससुराल में, रांची में। ठीक है, मतलब ज़मीन कहीं और है, रहता कहीं और है, तो हो गया नॉन रेसिडेंट, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और तीसरे टाइप के हो गए नए रैयत। ठीक है, तो एसपीटी में आपका जो है रैयत कितना है? तो एसपीटी में आपका रैयत हो गया 3। सीएनटी से ये मिलता जुलता है यारों, लेकिन सीएनटी में क्या है कि सीएनटी में जो काश्तकार हैं वो 4 हैं, रैयत हैं 3। यहाँ पे एसपीटी में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में जो है आपके काश्तकार भी 3 हैं और रैयत भी 3 है। ठीक है, बाकी जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, या आप यूट्यूब में लिखिएगा एसपीटी मेहनत होगी जीत होगी, सीएनटी मेहनत होगी जीत होगी, तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस जो है बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वो कौन सा इंपॉर्टेंट केस है भाई साहब जिसने भारत के डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिनका ये केस था उनका डेथ अभी कुछ साल पहले ही हुआ है, और वहीं पे जो है पहली बार कि जैसे संविधान बनने के बाद ही पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके बहस होने लगी कि पार्लियामेंट जो है किन चीज़ों को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। ठीक है, और फाइनली जो है केशवानंद भारती केस में ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया कि ठीक है, पार्लियामेंट जो है संविधान के बहुत सारी चीज़ों को, इवन कि मौलिक अधिकार को भी बदल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कोई भी सरकार जो है संविधान में संशोधन करके इसको अमेरिका के जैसा
राष्ट्रपति वाला जो है प्रेसिडेंट रूल वाला कंट्री नहीं बना सकती। भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष, जिसको हम कॉमन टर्म में धर्मनिरपेक्ष भी कंट्री मानते हैं, तो कोई भी सरकार आके इसको एक हिंदू राज्य नहीं बना सकती, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है, और मतलब फिक्स कोई टर्म नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जैसे सरकार के द्वारा जजमेंट आता गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है वो बढ़ता गया। तो ये कंसेप्ट कौन से केस में आया था? केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, जब प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था, आप लिंक कर सकते हैं 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, उसका भी 50 साल पूरा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एनटीसीए हम लोगों ने जिक्र किया, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम से अध्यादेश का प्रोविजन भारत में आया? अध्यादेश होता क्या है यारो? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो सेंटर पे पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, राज विधायिका, कोई भी जो है 12 महीने काम नहीं करता, काम जो है मुश्किल से 6.5-7 महीने के आसपास होता है। तो इन केस इन बिटवीन कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए कि कोई कानून बनाना है, तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंदर और गवर्नर को अनुच्छेद 2, 1, 3 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन उसको जो है सेंटर पे पार्लियामेंट, अगर प्रेसिडेंट साहब बना है तो पार्लियामेंट अप्रूवल देगा, और जिस राज्य सरकार में बना है तो गवर्नर का जो बना है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको मान्यता देगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1833, 1853, 1861, 1892। तो दोस्तों जो लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है ना, जिसमें अलग अलग अधिनियम दिए हुए हैं, मतलब आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1773 से लेके 1947 तक, वो एकदम अच्छे से करना है। हालांकि चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन उसकी भी वीडियोस मैंने बनाई है, उसको देखना समझना बहुत जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861, ठीक है। और 1861 में ही जो है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम के अलग अलग विभाग होगा, शिक्षा का अलग, स्वास्थ्य का अलग, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट होगा, ये भी आपका 1861 में आया। और बाकी भी जानना बहुत जरूरी है यार, 1833 में क्या हुआ, 1892 में क्या हुआ, 1853 में क्या हुआ, और लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम से भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान आया था? 1853, 1892, 1909, 1919। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1892। और इसी में पूछ लेते कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान कब आया था? तो सवाल यहां पे जवाब हो जाता 1919। स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ना जब बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे और उसको लिख लेंगे, तब जाके और मतलब देखिए, बहुत लोग के लिए तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वही क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जब उसको रिपीट करेंगे कि ऐसा ऐसा चीज़ है, फिर आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चूंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसका पोस्ट बढ़ने लगा था, ठीक है, सॉरी मतलब 1857 के विद्रोह के बाद भारत को संभालने के लिए ब्रिटेन में बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट, इंडिया में बना वाइसरॉय का पोस्ट। तो जो लंदन में बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट, ठीक है, उसका कामकाज जब बढ़ने लगा तो आगे चल के हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का पोस्ट बना। तो ये कब बना था? 1909, 1919, 1935, 1945। तो ये भी आपका बना था 1919। दोस्तों 1919 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। अभी तक क्या था कि केंद्र से ही जो है सारा काम हो रहा था, स्टेट बोले तो प्रांत, उनको कोई ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। तो 1919 में इसका शुरुआत होता है, और यही क्वेश्चन जो है 7 JPSC PT में पूछा था और बवाल हो गया था कि स्वायत्ता देने की शुरुआत कब की गई। तो देखिए 1999 में जो है प्रोविंसेस के लिए अलग सा बजट बना, उनका सूची अलग से तैयार किया गया, और भी कुछ पावर दिए गए। तो जो शुरुआत है वो आपका 1919 में हो गया था। अब 2 क्वेश्चन जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस से है,
मतलब हर चीज से जो है क्वेश्चन आपको दिए हैं। भंडारी जो कि संदेश वाहक होता है, ये किसके सिस्टम में होता है? मांझी परगना सिस्टम, पढ़ा पंचायत सिस्टम, मुंडा मानकी सिस्टम या ढोकलो सोहो सिस्टम? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उड़ाव का जो पढ़ा पंचायत सिस्टम है उसमें संदेश वाहक, ठीक है, का काम करते हैं भंडारी। क्वेश्चन नंबर 25, करटाहा किस सिस्टम में आते हैं? मांझी परगना, पढ़ा पंचायत, मुंडा मानकी या ढोकलो सोहोर? तो ये खड़िया जनजाति का जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, यहाँ पे जो भी आप नाम देख रहे हैं, जैसे कि मांझी परगना सिस्टम है, तो ये संथालों का, जैसे अभी पंचायत सिस्टम आप सुनते हैं ना, वही चीज जो है जनजातियों में बहुत पहले से है। तो संथाल का हो गया मांझी परगना सिस्टम एसएमपी, उड़ाव का हो गया उड़ाव जनजाति का पढ़ा पंचायत ओपीपी। उसी तरह जो ढोकलो सोहोर है ये खड़िया जनजाति का है, तो उनके यहाँ करटाहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हुए थे। हु डिसाइड इलेक्शन डेट ऑफ लोकसभा स्पीकर? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका इलेक्शन डेट कौन निर्धारित करता है? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर? कुछ लोगों ने सीजीआई टिक कर दिया था, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति कर दिया था, कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन कर दिया था। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन एक गूगली क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जुपिटर और सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि में जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलते रहता है ना, वैसे ही तो फरवरी 2023 में जुपिटर आगे हो गया था बृहस्पति, लेकिन मई 2023 में जबरदस्त कमबैक किया है सैटर्न। अब इसके 145 मून हो गए हैं और अभी यही आगे चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर सिंपल भी आ जाए कि बताइए लेटेस्ट में कौन सा वो ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा शनि, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 28, 30 into 30, चूंकि लोग जो है बस देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सबमिट या सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ, उसके रिजल्ट पे फोकस नहीं करते, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत कर दिए, ठीक है। तो आपका बायोडाइवर्सिटी पे यानी कि जैव विविधता पे मॉन्ट्रियल में, कनाडा में बैठक हुई, ठीक है, और वहीं पे ये तय किया गया कि हमको जो है 30% भूमि जो कि मरुस्थलीकरण में तब्दील हो चुकी है और 30% जो कोस्टल एरिया है उसको रिक्लेम करना है। तो 30 into 30 टारगेट जो है कहाँ अपनाया गया? COP15 कनाडा, मॉन्ट्रियल में जो बैठक हुई, ठीक है। इस चीज को दोस्तों ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 29, किगाली संशोधन से किसके प्रोडक्शन को एकदम रिड्यूस कर देना, ना के बराबर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मरकरी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड? ये संशोधन हुआ कब था? 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये संशोधन किया गया और इससे जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम लोग इसको सुने ही नहीं थे, ना 30-30 वाला सुने थे और ना ये किगाली संशोधन। लेकिन क्वेश्चन का लेवल दोस्तों उठेगा ना, तब तो मतलब बात बनेगा, तब तो कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 30, मिनीमाटा कन्वेंशन जो है, अगेन इससे किसके इस्तेमाल को रिड्यूस करके जो है एकदम फिर ना के बराबर कर देना? CFC, मरकरी, HFC या आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड? तो जापान के मिनीमाटा में, ठीक है, ये पाया गया कि जो है बहुत सारी मछलियों का डेथ हो रहा है और उसी मिनीमाटा में जो है मरकरी का इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ वहाँ पे जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी के नाम पे जो है मिनीमाटा कन्वेंशन रखा गया है और इसके थ्रू जो है मरकरी के प्रयोग को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देना है। किगाली संशोधन से HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और जो आपका मिनीमाटा कन्वेंशन है इससे आपका इससे आपका जो है मरकरी है। अब देखिए दोस्तों, एक कछुआ है, ठीक है, जो कि
जब अमेरिका में ठंड पड़ती है तो 14,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके उड़ीसा में आता है और अंडा यहाँ पे देता है। वैसे आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, जो कि साइबेरिया से फ्लाई करके इंडिया में आती है अपने को बचाने के लिए। तो ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है, प्रवासी जीव जंतु, इनको बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? बुडापेस्ट कन्वेंशन, साइट्स, वियना या बॉन कन्वेंशन? इन्वायरमेंट, पर्यावरण से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका बॉन कन्वेंशन। इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि वो कौन सा कन्वेंशन है जो कि जानवरों की इलीगल ट्रेडिंग को रोकता है, और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2022 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो उसका नाम है साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन। और प्रवासी जीव जंतु जो है, माइग्रेटरी स्पीसीज, जैसे ये कछुआ हो गया या साइबेरियन क्रेन हो गया, इनको बचाने के लिए बॉन कन्वेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 32 में अलग अलग अधिनियम दिए गए हैं पर्यावरण संबंधित। इनको आपको बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। पहला जो है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, मतलब जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो अधिनियम है वो है। दूसरा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तीसरा में वायु प्रदूषण को रोकने वाला एक्ट है, और चौथा जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो अगर आप जानते हैं अधिनियम, और ये आपको जानना ही होगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, 1972 में। उसके बाद जो है जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 में, 1974 में। तो बी पहले हो गया, ए सेकंड पे हो गया, थर्ड में आपका हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। उसके बाद जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस हादसा होता है 1984 में, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। क्वेश्चन नंबर 33, अगेन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग का गलती हो गया। बहुत लोग सोचे कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से बना है। कौन सा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण का जो है फॉर्मेशन, गठन कब किया गया, किस एक्ट से किया गया? तो इसमें बहुत लोग क्या टिक कर दिए? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जबकि ना ही इसका जवाब ए होगा ना ही बी होगा। ये 1974 में बना था, 1974, और अभी हमने आपको बताया कि 1974 में कौन सा अधिनियम आया था? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला, जल प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला अधिनियम बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब एक झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद हो कि झारखंड स्टेट बायोडायवर्सिटी रूल, झारखंड राज्य जैव विविधता नियम कब बना था? ठीक है, तो केंद्र स्तर पे जो है आपका नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये आया था 2002 में, और जब स्टेट पे मतलब सेंटर पे कोई वैसा चीज आया है तो राज्य भी उसको लागू करने के लिए अपने यहाँ कुछ बदलाव करेंगे। तो ये रूल कब बना? 2007 में। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35, अब ये पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं इनको कब जोड़ा गया? 38 संशोधन से, 40वें संशोधन से, 42वें संशोधन से, 44वें संशोधन से। तो दोस्तों अपना जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें ये शब्द स्टार्टिंग में नहीं थे, लेकिन बाद में जो है इंदिरा गांधी जी के इंसिस्टेंस पे इसको 42वें संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। इंदिरा गांधी ने दोस्तों ये भी दिखाया कि अपने भारतीय संविधान में क्या लूपहोल्स हैं, और उसके बाद उसको मजबूत करने में भी उनकी बहुत अहम योगदान रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, इसको किस संशोधन से हटाया गया? 38, 40, 42nd या 44th? अब क्या है कि जो जमींदार और जो अमीर लोग हैं वो अपना जमीन देने को तैयार ही नहीं थे, और अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति चली, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो चली, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की आज़ादी के बाद 7% जमींदार पजेस्ट 60% ऑफ लैंड।
तो उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, क्योंकि सर्विस सेक्टर तो आया नहीं था कि लोग जो है बैंकिंग आईटी सब में काम करेंगे, मैक्सिमम जो है सब कृषि पे ही निर्भर है। तो फाइनली 1978 में 44वें संशोधन से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब ये केवल एक लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो यूएन ने टारगेट रखा है 2030, पर जो लोग इसको पढ़े हैं वो लोग एकदम सही कर दिए 2025। और यहीं पे पूछ लेते कि झारखंड ने किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो जवाब होता है दोस्तों 2024। यहां पे क्या हो जाएगा, 37 भारत का पूछा गया है तो बी ऑप्शन 2025। और क्वेश्चन होता है झारखंड ने कब तय किया है, तो 2024। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया ने किस वर्ष तक मलेरिया को खत्म करने का टारगेट किया है? 2024, 2025, 2030, 2035। तो दोस्तों ये जो टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं और इससे काफ़ी डेथ हो रही है, ठीक है। तो मलेरिया को जो यूएन रखा है 2030, वही जो है इंडिया का भी है टारगेट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यादों। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक डिसीजन दिया, चूंकि जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है उसमें पारदर्शिता की कमी रही, इस वजह से एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाए जिसमें कि 3 लोग होंगे और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को। हालांकि अभी जो सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है और चीफ जस्टिस को उससे बाहर निकाल रही है, उनके जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाली है। काफ़ी जो है ये डिबेट इस पर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया था मार्च 2023 में, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के सिलेक्शन कमेटी में कौन नहीं होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। तो जो सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन आया था मार्च 2023 में, उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। लेकिन अभी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है उसमें चीफ जस्टिस को बाहर रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। सरकार को डर है कि इससे भाई ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना आप कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो विकसित देश जो है, डेवलप कंट्री, वो टारगेट मैक्सिमम 2050 का रखे हैं। उनके यहाँ इतना ज़्यादा जो है मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं है और इतने लोग जो हैं बैकवर्ड नहीं हैं। लेकिन भारत में तो आप जानते ही हैं, और कोविड की वजह से और भी ज़्यादा जो असमानता है, इनइक्वालिटी, वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 2035, 2050, 2065 या 2070। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 2070 टारगेट रखा गया। अभी हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था पंच अमृत का, ठीक है, स्टार्टिंग में जिक्र किया था, उसी में एक अमृत ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि भारत जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सिकल सेल अनीमिया, ये ट्राइबल जनजातियों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इंडिया इसको कब तक कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा है? 2035, 2047, 2050, 2070। हमने इस वीडियो में दोस्तों बहुत से टारगेट ईयर कवर किए हैं। जैसे भारत टीबी को कब तक कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा है? 2025। मलेरिया को 2030, ठीक है। यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य 2070। तो जो सिकल सेल अनीमिया है, जब देश अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, जैसे अमृतकाल अभी स्टार्ट हो चुका है 2022 से, तो जब 2047 जब देश की आज़ादी के 100 ईयर्स पूरे होंगे तो कुछ टारगेट रखा गया है। जैसे भारत अभी 85% अपना जो एनर्जी है उसको जो है इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम को, 65% नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। तो हम लोग को जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है। साथ ही साथ जो सिकल सेल अनीमिया है उसको भी कंट्रोल कर लेना है 2047 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मई 2022 में इंडिया ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है?
2022 में दो बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। तो सेपा जो है किसके साथ हुआ है? यूएई, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यूएई। क्वेश्चन नंबर 43, दिसंबर 2022 में इंडिया ने किसके साथ एक्टा इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? यूएई, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। सेपा हुआ है आपका यूएई के साथ और एक्टा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, राजकोषीय घाटा। भाई साहब ये जो है टर्म तो जानना ही जानना है कि 2023-24 के लिए भारत का क्या लक्ष्य रहा, 2022-23 में क्या था, या जैसे अगर आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड का भी पूछ सकता है कि बताइए 2023-24 में झारखंड का क्या लक्ष्य रहा। हालांकि यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 2023-24 में इंडिया का फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है, और ये जो डेफिशिएट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सरकार के ओवरऑल बोरोइंग, कर्जे को दिखाता है। फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा रहेगा केंद्र सरकार को उतना ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, उस चक्कर में प्राइवेट सेक्टर को कर्ज नहीं मिल पाएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा और देश का उतना विकास नहीं होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर सोचें कि जो कंट्री खुद के इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो हमारे पैसे को कैसे हैंडल करेगा, निगेटिव इमेज पड़ता है। तो 2023 में क्या टारगेट रखा गया? 6.8, 6.4, 5.9, 5.5। तो 2022-23 में भारत का जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा दोस्तों? 6.4%। और 2023-24 में क्या टारगेट रखा गया है? 5.9%। ठीक है। उसी तरह आपको झारखंड का भी जानना बहुत जरूरी है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और नीचे आपको जो है उसको पिन भी कर दिया गया है, आप उसको जरूर से देखिए। लास्ट 7 जेपीएससी में जो है वहां से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जेपीएससी एग्जाम के लिए या झारखंड के एग्जाम के लिए कौन सा है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण। इंडिया में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका डेटा कौन पब्लिश करता है? तो जीडीपी हो गया या फिर प्रति व्यक्ति आय हो गया या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो एक ही संस्था पब्लिश करती है। ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? सीएसओ, एनएसओ, एनडब्ल्यूएसओ, आईएलओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सीएसओ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 2022-23 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बन गया है? चाइना, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना को पीछे करते हुए अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। भारत जो है अब वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी बहुत सारे कदम उठा रहा है। मतलब होता है ना, कुछ बुरा होता है, कोविड हुआ तो कुछ बुरा तो हुआ, बहुत से इनोसेंट लोग की जानें चली गई, लेकिन वो पूरे देश को हिला के रख दिया। और जो बहुत ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम छोड़ के, हिंदू दलित छोड़ के, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे काम होना चाहिए, एग्रीकल्चर पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, 2021-22 में इंडिया में सबसे ज़्यादा निवेश किसने किया? सिंगापुर, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि चाइना या अमेरिका हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं तो इन्वेस्टमेंट भी वहीं से हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है यारों। कई सालों तक चूंकि हमने जो है मॉरिशस को छूट दिया हुआ था तो वहाँ से 2 नंबर का पैसा भी जो है इन्वेस्ट होने लगा था, तो हमने वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। अब सिंगापुर से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, निवेश हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 48, कहाँ के प्रेसिडेंट जो है 2023 के रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट रहे? ईरान, इजिप्ट, यूएसए, जापान। तो पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड की झांकी को जो है बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला और जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट रहे वो रिपब्लिक डे परेड पे जो है वो चीफ गेस्ट रहे। साथ ही साथ जनवरी में जो दोस्तों एनआरआई दिवस मनाते हैं, तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि बताइए 2023 में पहले तो एनआरआई दिवस कहाँ मनाया गया
और उसके जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में एससीओ में नया सदस्य कौन शामिल हुआ है यारों? क्या वो ईरान है, क्या वो इजिप्ट है, क्या वो यूएसए है, या फिर वो जापान है? इसको तो आप खुद ढूंढ के जो है कमेंट कीजिएगा। और इसका बैठक जो है 2023 में, जैसे G20 का बैठक 2023 में हुआ, उसी तरह एससीओ समिट का भी जो बैठक है वो यहाँ पे हुआ है। G20 में इंडिया की पहल पे जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, परमानेंट सदस्य बनाया गया। अब G21 हो जाएगा। और यहाँ एससीओ में भी एक नया सदस्य शामिल हुआ है, आपको बताना है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है? ये वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक समूह, उसमें 5 संस्थाएं हैं, IBRD और IDA, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, विश्व बैंक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक किसको मिला के कहते हैं? तो IBRD, IDA, और ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत लंबे समय के लिए जो है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, और भारत के विकास में जो है बहुत अहम भूमिका जो है वर्ल्ड बैंक का भी रहा है और अभी भी चल ही रहा है। झारखंड में इवन जोहार स्कीम जो है, या महिलाओं के लिए तेजस्विनी स्कीम जो है, वो भी वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है, विश्व बैंक की मदद से चल रहा है। तो देखिए, इंडिया जो है IBRD का सदस्य है, IFC का है, IDA का है, लेकिन जो आपका सेटलमेंट वाला जो होता है ना, डिस्प्यूट वाला, ICSID, इसका सदस्य भारत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको झारखंड सचिवालय में भी आ सकता है, और JPSC और CDPO के लिए तो बहुत ज़्यादा इसका रेलेवेंस है यार। ठीक है दोस्तों, जम के पढ़ाई करनी है। UPSC को छोड़ के हर एग्ज़ाम में कट ऑफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और यहाँ तो अब जान ही रहे हैं कितने टाइम के बाद एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ भी कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। पढ़ाई जो है एकदम जम के करनी है हम लोग को, तभी सक्सेस हम लोग कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट यारो, मेहनत होगी, जीत होगी।